आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के बाद भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट किस तरह से आगे बढ़ती है और किस प्रकार हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था और इसमें स्वराज यानी कि आज़ादी की मांग को रखा था और इस आंदोलन में खिलाफत के मुद्दों को जोड़कर इन्होंने इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा आंदोलन बना दिया था, जन आंदोलन बना दिया था, जिसमें कि समाज के हर वर्ग के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम की एकता देखने को मिलती है। धीरे धीरे यह आंदोलन भारत के सभी क्षेत्रों में फैल गया और बाद में हम देखते हैं कि कुछ वायलेंस घटनाएं, हिंसा की घटनाएं होने लगती है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर इलाके में चौरी चौरा नामक जगह पर एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस लाठियां बरसा देती है और जनता गुस्से में आ जाती है और थाने को आग लगा देती है, जिसके कारण कुछ पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह की हिंसक घटनाओं के होते ही महात्मा गांधी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया और इस तरह से हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समाप्त हो जाता है। अब इससे आगे की घटना हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, क्योंकि एक व्यापक स्तर पर वायलेंस फैलने लगा था। महात्मा गांधी को यह लगता है कि सत्याग्रहियों को एक ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि वह अभी इनके लिए इस तरह की आंदोलन के लिए तैयार नहीं हुए हैं। कांग्रेस के कुछ जो बड़े नेता थे वे भी इस तरह के मास मूवमेंट के चलने के कारण थक चुके थे, टायर्ड हो गए थे और वे लोग 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो इलेक्शन होने वाले थे उस इलेक्शन में वे लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे। इन लोगों को लगता था कि इलेक्शन जीतकर जब ये काउंसिल में, पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कि भारत के लिए थी, उसमें जीतकर पहुंचने के बाद वह पार्लियामेंट के अंदर, काउंसिल के अंदर ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध कर पाएंगे, नए रिफॉर्म्स कर पाएंगे और लोगों को यह बता पाएंगे कि ब्रिटिश सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है। इस तरह से कांग्रेस के अंदर दो गुट बन गए। एक गुट चाहता था कि इलेक्शन लड़कर काउंसिल में, पार्लियामेंट में जाया जाए और वहां जाकर काउंसिल के अंदर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जाए, और दूसरा गुट चाहता था कि वह इलेक्शन नहीं लड़े और आंदोलन को जोर शोर से चलाया जाए और भारत को पूर्ण स्वाधीनता, फुल फ्रीडम दिलवाया जाए। पहले गुट का नेतृत्व CR दास और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। दूसरे गुट का नेतृत्व दो युवा नेता जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के पिता ही मोतीलाल नेहरू थे। दोनों अलग अलग गुट में थे। इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर में काफी खींचतान हुई और ऐसा लगा कि कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और आपसी सहमति बन गई। कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया, गठन किया गया और जिन लोगों को इलेक्शन लड़ना था वह स्वराज पार्टी के अंदर से इलेक्शन लड़ सकते थे। ऐसे समय में कांग्रेस के अंदर में यह जो खींचतान चली आ रही थी, इसी समय 1920 के आखिरी दशक में, लेट 1920s में दो ऐसी घटनाएं हुई जिसने कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक नया शेप दिया, जिसमें से कि पहला था आर्थिक मंदी, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और दूसरा था साइमन कमीशन। इन दोनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1929 में
पूरे विश्व में, दुनिया में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम 1926 से ही गिरने लगे थे और 1930 आते आते यह कोलैप्स कर गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर गुड्स के दामों में कमी होने के कारण इनकी डिमांड कम हो गई और एक्सपोर्ट में कमी देखी गई, जिसके कारण किसान अपने प्रोडक्ट्स को, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पा रहे थे, जिसके कारण इन लोगों को रेवेन्यू टैक्स देने में भी कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। 1930 के आते आते ग्रामीण इलाकों में उथल पुथल सी मच गई। इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, विश्व आर्थिक मंदी का दौर आया, इससे भारत भी नहीं बच पाया और भारत में भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिले। इसी समय की दूसरी घटना थी साइमन कमीशन। उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री टोरी थे, तो टोरी गवर्नमेंट ने भारत के लिए एक साइमन कमीशन का गठन किया, जिसका लीडरशिप, जिसका नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे। उस समय भारत में जो राजनीतिक गतिविधि चल रही थी, इसके कारण ब्रिटेन के टोरी गवर्नमेंट को मजबूर होकर यह कार्य करना पड़ा। उन्होंने साइमन कमीशन की स्थापना की, जिससे कि यह कमीशन भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संवैधानिक सुधारों को देख सके और बता सके कि भारत में किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाए। परंतु इसकी जो समस्या थी, इस साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे सभी ब्रिटिश थे, गोरे थे, एक भी भारतीय इस कमीशन का मेंबर नहीं था। इसके कारण भारत के लोगों ने इस साइमन कमीशन का विरोध करना शुरू किया। 1928 में यह साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो भारत के लोगों ने साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों से इस साइमन कमीशन का स्वागत किया। उस समय की जितनी पार्टियां थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग आदि सभी पार्टियों ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया। इसी समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, जब साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय के ऊपर पुलिस ने लाठियों से प्रहार किया और लाला लाजपत राय पुलिस की इन लाठियों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और बाद में इसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन के विरोध के बढ़ने के साथ साथ उस समय के भारत का जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसने 1929 में यह घोषणा की कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस। परंतु इसके लिए उसने कोई टाइम फ्रेम, समय सीमा नहीं बताया और उसने कहा कि इस बात के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का होगा इसके लिए डिस्कशन किया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ होता है, यह एक तरह से हाफ स्वतंत्रता, हाफ फ्रीडम होती है, जिसके अंदर में आप अपने देश का शासन चला सकते हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जैसे कि फॉरेन, डिफेंस, कम्युनिकेशन आदि जैसे विभाग दूसरे देश के हाथ में होता है और वही देश एक्चुअल में आपका हेड होता है। तो इस प्रकार की डोमिनियन स्टेटस में भारत के लिए ब्रिटेन जो है वह हेड होगा, उसके हाथ में डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन मिनिस्ट्री होगी और भारत को अन्य मामलों में, अन्य क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार होगा। इस तरह से आप डोमिनियन स्टेटस को एक हाफ स्वतंत्रता, हाफ फ्रीडम समझ सकते हैं। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता खुश नहीं थे, खास करके दोनों युवा नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल ही खुश नहीं थे और वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तेज तर्रार आंदोलन चलाना चाहते थे और फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वाधीनता से
कम कुछ भी नहीं चाहते थे। परंतु कांग्रेस के भीतर ही कुछ लिबरल्स नेता थे जो कि ब्रिटेन के इस डोमिनियन स्टेटस के साथ ही आगे बढ़ना चाहते थे, परंतु इनका प्रभाव अब कांग्रेस पर घटता जा रहा था। जैसा कि दो नाम हमने बताया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू। अब कांग्रेस में नए लीडर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आ गए थे। इनकी वजह से कांग्रेस का विचारधारा बदलता जा रहा था और यह लोग अब पूर्ण स्वतंत्रता, फुल इंडिपेंडेंस के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। ऐसे समय में 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है। 1929 लाहौर सेशन, जहां पर जवाहरलाल नेहरू इस सेशन का अध्यक्षता, हेडशिप कर रहे थे। इस सेशन में पूर्ण स्वाधीनता, फुल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1929 लाहौर सेशन में फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 के लाहौर सेशन में इस पूर्ण स्वराज की मांग को लोगों तक पहुंचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने यह निश्चय किया कि आने वाले समय में 1930 में 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी के दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा और लोगों को भारत की आज़ादी के लिए शपथ दिलाया जाएगा। यहाँ पर यह बात ध्यान रहे कि इसके बाद से हर साल, उसी समय से 1930 से ही हर साल 1931, 32, 33 आदि में हर साल 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। और इसी कारण से जब भारत आज़ाद हुआ और भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसको भी 26 जनवरी के दिन ही लागू किया गया, जिससे कि भारतीय स्वतंत्रता का यह दिन लोगों को याद रहे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हालांकि लोगों में इस तरह का उत्साह देखने को काफी कम मिला। अब महात्मा गांधी को ही सोचना था कि किस प्रकार से भारत की जनता में एक नए आंदोलन के लिए उत्साह पैदा किया जाए और देश की आज़ादी को जल्द से जल्द हासिल किया जाए। ऐसे समय में हम देखते हैं कि इन सभी विचारधाराओं से अलग एक अन्य प्रकार की आइडियोलॉजी भी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में चल रही थी, जिसे कि क्रांतिकारी विचारधारा, रिवॉल्यूशनरीज आइडियोलॉजी भी कहते हैं। इन रिवॉल्यूशनरीज आइडियोलॉजी के लोगों का, क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों का मानना था कि भारत को ब्रिटेन से अहिंसा, नॉन वायलेंस के माध्यम से आजाद नहीं कराया जा सकता है और भारत को हिंसा यानी कि वायलेंस, बल प्रयोग करना पड़ेगा। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ऐसे ही कुछ क्रांतिकारी विचारधारा के लोग मिलते हैं और वहां पे HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का 1928 में गठन किया जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी 1928। इनमें से कुछ महान क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज लीडर्स थे भगत सिंह, जतीन दास, अजय घोष। इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसा, वायलेंस का प्रयोग किया और इन लोगों ने भारत के विभिन्न भागों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। इसी समय 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंके और एक अन्य घटना में लॉर्ड इरविन, जो कि भारत का वायसराय था, जब वह ट्रेन से जा रहा था तो उस ट्रेन को भी उड़ाने का प्रयास किया गया। भगत सिंह सिर्फ 23 ईयर ओल्ड थे, सिर्फ 23 साल के थे, जब उन्हें इन क्रांतिकारी घटनाओं के कारण ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दे दी थी। भगत सिंह का कहना था कि वह बम और पिस्तौल की उपासना यानी कि पूजा नहीं करते हैं,
परंतु वह समाज में एक क्रांति रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं। इन क्रांतिकारियों ने इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे भी लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। तो इस तरह से हम देखते हैं 1920 के आखिरी दशक में, लेट 1920s में काफी घटनाएं होती है। जब भारत वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौर से, विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, ऐसे ही समय में एक राजनीतिक भूचाल साइमन कमीशन भारत आता है, जिसका कि न सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग बल्कि सभी पार्टियां विरोध करती है। और ऐसे ही समय में एक अलग विचारधारा, रिवॉल्यूशनरीज आइडिया, 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन होता है, जिसके प्रमुख लीडर्स में भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष आदि जैसे नेता थे। इन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हिंसा, वायलेंस का प्रयोग किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में, भारत में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वहां पर बॉम्ब फेंके और लॉर्ड इरविन जो ट्रेन से जा रहा था उसको उड़ाने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेट 1920s में भारत की राजनीति में काफी उथल पुथल और हंगामा मचा हुआ था। अब महात्मा गांधी इन सभी बातों को आगे कैसे लेकर जाते हैं और किस तरह से भारत की जनता को एक नए आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार करते हैं और कैसे भारत आज़ादी की ओर बढ़ता है, इन सभी बातों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।